उस समय जो हुआ उसने कई विचारों के द्वार खोल दिए। मुझे काफ़ी जानकारी मिली थी। इस रहस्यमय घर में जिन्नों का निवास था और उनके दो समूह थे। एक हाजी साहब का ग्रुप था और दूसरा खरातों का ग्रुप था। गुरनी खरातों के ग्रुप में थी और ताई जान यानी ताहिरा खानम खरातों के ग्रुप में अपनी रहस्यमय विद्याओं के साथ थी, जबकि गीती आरा बेगम हाजी के ग्रुप में थीं। मुझे उनकी कोमा की स्थिति के बारे में संदेह था। वह किसी प्रक्रिया के तहत कोमा में थी और मुझे नहीं पता कि क्या कारण थे। मैं इत्तेफाक से यहाँ आ गया और सिफोना को मुझ में दिलचस्पी हो गई, लेकिन बेचारे को मेरे हाथों मार दिया गया और यह सब गलतफहमी थी। दूसरी ओर ताई जान शुरू में एक परिवार के रूप में हमारी ओर आकर्षित थी, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि पापा ने पाकिस्तान में संपत्ति अर्जित की है तो वे अपने लालची स्वभाव के कारण हमारी ओर आकर्षित हुई और आखिरकार सरफराज भाई उनके हाथों में पड़ गए। ये सब सिचुएशनल था। मुझे बहुत कुछ सोचना था। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया और कितनी देर तक सोचता रहा। नींद बहुत दयालु है और हर तरह के भ्रम से छुटकारा दिलाती है। मुझे नहीं पता कि मैं किस समय सो गया। अगली सुबह सामान्य थी। पहले दन्या के कमरे में झांका। जब मम्मा जाग रही थी तब वह सो रही थी, लेकिन उस समय मम्मा से मिलना नियम के खिलाफ होगा, इसलिए मैं बाहर आ गया। थोड़ा चला। कैसर खान मुझे देखते ही चाय बनाने लग जाता था। मैं उसके पास वापस आया और उससे बात करता रहा। मैं रात की दिनचर्या के बारे में कैसर खान के साथ बैठा। फिर ताया अबू यहाँ आया तो मैं कैसर खान से उठ गया। उस दिन करीब 12 बजे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। नंबर अजीब था, लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया और एक महिला की आवाज़ आई कि मैं शाहब से मिलना चाहती हूँ। तुम कौन हो मैडम? शाहब, मैं हुमा खातून हूँ, या मेरा बदला हुआ नाम ताजुर जहाँ है। उधर से आवाज़ आई और मेरे दिमाग में हल्की सी झंझनाहट हुई। कुछ देर तक मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली, फिर दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते। आपको आश्चर्य हुआ होगा कि मैंने आपको फ़ोन किया है, लेकिन आप मुझसे तुरंत मिलें। मुझे आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं। इन बातों को जानने के बाद आपके सामने कई अनोखे राज खुलेंगे। कृपया जल्द से जल्द आएं, लेकिन मुझे बताएं कि आप कितनी देर से आ रहे हैं। क्या आप एक ही फ्लैट में हैं? नहीं, मेरा नया पता नोट करें, ताजुर जहां ने कहा और फिर मुझे एक पता दिया। एक अच्छे और पॉश इलाके का पता था। खैर, मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। कृपया देर न करें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन कट गया और मैं कुछ देर सोच में डूबा रहा। जाना उचित नहीं समझा। आइए देखें कि वह क्या प्रकट करना चाहती है। शायद इससे मुझे पापा की मौत का कोई इशारा मिल जाए। मेरे मन में यह बात घर करने लगी कि निश्चित रूप से ताजुर जहां इस संबंध में पापा की मृत्यु या उनकी अभिभावक ताहिरा खानम के बारे में कुछ बताना चाहती है। मैंने किसी पर विश्वास नहीं किया। सिर्फ कैसर खान ही थे जिन्हें कुछ डिटेल दी जा सकती थी, लेकिन मुझे अभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पैंट और बुश कोट पहनकर मैं तैयार हुआ और उसके बाद कैसर खान मुझे ले गया। थोड़ी देर बाद कैसर खान मुझे मनचाही जगह पर ले गया। मैं वापस आऊँगा, मैंने कैसर खान को बताया और गाड़ी से उतरकर घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद मैंने घंटी बजाई तो एक बुजुर्ग महिला ने दरवाज़ा खोला। नौकरानी टाइप महिला थी। उसने मुझे कड़ी नज़रों से देखा तो मैंने कहा, ताजुर से कहाँ मिलें? हाँ, अंदर आ जाओ। उसने मुझे अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया और मैं अंदर आ गया। वह मुझे अंदर ले गई। एक गलियारे से गुजरने के बाद उसने एक दरवाजे की ओर इशारा किया और मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ और आखिरकार मैं दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे का वातावरण अर्ध अंधेरा था, लेकिन तेज धूप और रोशनी से आने के बाद शायद यह अंधेरा नजर आया। एक पल के लिए मैंने कुछ नहीं देखा। जैसे ही मैंने दरवाजा वापस बंद किया, अचानक दरवाजे से कुछ मुझ पर आया और मैं कूदकर 2 कदम पीछे हट गया। मुझे साफ आभास था कि यह इंसानी शरीर है, लेकिन इसका तौर तरीका हमलावरों जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कोई मेरे ऊपर खड़े खड़े गिर गया हो। मैंने इसे अपने हाथों से संभालने की कोशिश की और मेरे हाथ अजीब तरह से चिपचिपे महसूस हुए। मैंने उस अजीब जीव को देखा जो मुझ पर उतरा था और एक पल के भीतर मेरी रगों में एक रोमांच दौड़ गया। ये ताजुर जहां का गला कटा शव था और खौलता हुआ खून उसके और मेरे कपड़ों पर फैल गया था।
मेरे गले से आतंक की एक चीख निकल गई और मैंने स्विच की तलाश में चारों ओर अपनी आंखें फोड़ लीं। स्विच बोर्ड दरवाजे के पास था। मैंने घबराहट में उसके सारे बटन दबा दिए और पूरे कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। वह अभी भी वहीं थी, लेकिन उसकी गर्दन बेरहमी से काटी गई थी। गर्दन काटे अभी कुछ ही पल बीते थे शायद, क्योंकि खून के छींटे मेरे बदन को बार बार भिगो रहे थे। अचानक बाहर गलियारे में पदचाप सुनाई दी। ये भारी जूतों की आवाज़ थी और अचानक कई पुलिसकर्मी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। मुझे चक्कर आ रहा था। घुसपैठियों ने वातावरण का सर्वेक्षण किया और फिर उनके बीच से एक आवाज़ निकली। ओह, सूचना सही थी। अरे पकड़ो इसको, देखो इसकी जेब में रिवॉल्वर है या नहीं। वह शायद एक इंस्पेक्टर था। 2-3 सिपाहियों ने मुझ पर धावा बोल दिया और मेरे हाथों को पकड़ लिया और बाकी लोग मेरी जेबों की तलाशी लेने लगे। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तजुर जहां की लाश जमीन पर पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि इमारत में उसके अलावा और कोई नहीं है। इस अविश्वसनीय घटना ने मेरे होश उड़ा दिए और मैं एक दर्शक की तरह ये सब देख रहा था। कुछ पलों के बाद मुझे हथकड़ी लगा दी गई। मैं सब कुछ देख रहा था। हत्या के हथियार का पता लगाएं। ये चाकू पड़ा है साहब, एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा। इसे हाथ से लें और इस पर हाथ न लगाएं। इसे कागज में रखें और इसे उठा लें। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझसे अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन मेरे हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और मैं विस्मय में चुप था। उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल फ़ोन सहित सब कुछ ले लिया। फिर उसके बाद एसआई ने कहा, बता दे गुल खान एसएचओ साहब, उन्हें बताओ कि हत्या की गई है और उसे साथ ले जाएं। वे मुझे घसीटते हुए दरवाजे से बाहर ले गए और फिर मुझे गलियारे से होते हुए अहाते तक ले गए। कैसर खान की गाड़ी यहाँ से कुछ दूर थी और मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन कुछ देर बाद कैसर खान गेट से प्रकट हुआ। जाहिर है पुलिस गेट से घुसी होगी और कैसर खान हैरान हुआ होगा, तो उसने मुझे खून से लथपथ और हथकड़ी लगाए देखा होगा। अगले ही पल उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर आ गया। 2-3 पुलिसकर्मी उसकी ओर दौड़ पड़े। अरे पकड़ो पकड़ो, इसे देखो, यह अपराध करने आया है, इसे पकड़ो। जैसे ही वे कैसर खान की ओर बढ़े, कैसर खान पीछे कूदा और फिर मेरी ओर लपका। ओह पकड़ो, ओह उसे बचाओ। पुलिस को लगा कि कैसर खान मुझ पर हमला करने आ रहा है। कैसर खान चिल्लाया, क्या बात है, क्या हुआ साहब, बताओ क्या हुआ। जब पुलिस वालों ने कैसर खान को दोनों तरफ से उसकी बाहों से पकड़ लिया, तो कैसर खान ने गुर्राते हुए कहा, देखो तुम लोग कानून की वर्दी में हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। मुझे अपने मालिक से बात करने दो। मैं तुम लोगों से आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी खोपड़ी को मत घुमाओ। कैसर खान ने कुछ इस तरह कहा कि इन लोगों के तौर तरीकों में थोड़ी झिझक पैदा हो गई। कैसर खान ने कहा, सर आप ठीक हो। मैंने कहा हाँ, मैं जिस महिला से कैसर खान में मिलने आया था उसकी हत्या कर दी गई है। ये खून उसका है, मैं घायल नहीं हूँ। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। पहले मुझे बुलाया गया और फिर ये सब हुआ। सर बताओ क्या करना है। बस बाहर घूमो और देखो ये लोग क्या करते हैं। अगर ये लोग मुझे थाने ले जाते हैं तो आपको मेरे पीछे आना चाहिए और फिर घर जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। कैसर खान ने सिपाही की ओर देखा और कहा, मुझे छोड़ दो। पुलिसकर्मियों ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम एक हत्यारे के साथी हो। पहले आपको थाने ले जाया जाएगा और आपका बयान लिया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको रिहा किया जा सकता है या नहीं। क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन है? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। आपकी तलाशी ली जानी है क्योंकि आप एक हत्यारे के साथी हैं और कोई भी अपराध कर सकते हैं। कैसर खान ने कहा, खोज लो, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। कैसर खान का घुराना उभरा। दरअसल अगर ये पुलिसकर्मी नहीं आम लोग होते तो कैसर खान इन पर भड़क जाता। लेकिन तभी पुलिस की एक और गाड़ी आ गई। कैसर खान को भी किनारे कर दिया गया। एसएचओ इस गाड़ी से उतरे और एसआई से जानकारी लेने लगे। फिर फोटोग्राफर वगैरह अंदर चले गए। थानेदार ने सिपाहियों को उसे थाने ले जाने को कहा। कैसर खान ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने कैसर खान को भी पकड़ लिया और बाहर ले आए। मेरी कार यहाँ खड़ी है, मुझे मेरी कार तक ले चलो।
कौन सी कार तुम्हारी है? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। कैसर खान ने कार की ओर इशारा किया। क्या ये आपकी गाड़ी है? यह मेरे मालिक की कार है। खैर, गाड़ी भी थाने आएगी, चिंता मत करो। चाबी मुझे दो। कैसर खान की जेब से चाबी पहले ही निकाल ली गई थी। एक सिपाही ने वह चाबी पेश की तो सब इंस्पेक्टर ने कहा, गाड़ी को थाने ले आओ। कुछ देर बाद कैसर खान और मुझे थाने के हवालात में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मैं अब तक डरी नहीं थी, लेकिन उस समय जो स्थिति मेरे ऊपर आ पड़ी उसमें साहस का परिचय न हो सका। मेरे कपड़े खून से लथपथ थे और मुझे पीड़िता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एक खूनी कटार भी मौजूद था। अब तक तो मेरी इंद्रियां साथ नहीं दे रही थीं, लेकिन अब जब मुझे कुछ समय मिला तो मैंने वर्तमान स्थिति के बारे में सोचा और मेरे शरीर में चींटियां रेंगने लगीं। ये स्थिति ऐसी है कि मुझे कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।